इस वीडियो में हम बीए पार्ट द्वितीय के जो भारतीय संविधान से संबंधित टॉपिक में हम पिछले वीडियो में विवेचन करते आ रहे हैं। उसी कड़ी में इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की जो अंतर्निहित अवधारणाएं हैं उनके बारे में विवेचन करेंगे कि जो भारतीय संविधान है वो संविधान निर्माताओं ने कैसा संविधान बनाया है, उसकी कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ, कौन से ट्रेंड्स हैं जो उसमें प्रचलित हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो भारत के संविधान का निर्माण किया है उनका प्रमुख जो आधार उन्होंने लिया वो देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना, धर्मनिरपेक्षता, नागरिक अधिकारों का संरक्षण करना, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना और संविधान की सर्वोच्चता और सब में स्थापित रहे और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास चौमुखी हो। इस अवधारणाओं को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने का उनका लक्ष्य रहा। संविधान निर्माता बेसिकली तात्कालिक परिस्थितियों से या समस्याओं से तो अवगत थे, लेकिन उनमें इतना विवेक या संकल्प शक्ति आज़ाद होने के बाद में वो इस रूप में सोच सकते थे कि भविष्य की समस्याएं किस प्रकार की होंगी, भावी समस्याओं में संविधान कैसे किन समस्याओं का सामना करेगा और उनसे किस प्रकार से निपटा जाए। तो इस संदर्भ में हम देखेंगे कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के समय में ऐसी अनेक चीज़ों को संविधान में स्थान दिया है जिनसे हमारा संविधान गतिशील, सजीव और सुदृढ़ संविधान के रूप में हमारे सामने। तो उस समय संविधान में जो बातें सम्मिलित की गई थी उनको हम एक एक बिंदु वाइज देखते हैं कि कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ संविधान निर्माण के समय में से अब तक रही है। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय संविधान संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था का समन्वय है। संविधान निर्माता एक सुदृढ़ राष्ट्रीय एकता के लिए चाहते थे, तो केंद्र को शक्तिशाली रूप में देखना चाहते थे। उन्होंने देखा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कैसे एक शक्तिशाली केंद्र सारे देश में प्रशासनिक एकता और दक्षता से काम करता है, इसलिए शक्तिशाली केंद्र के वो समर्थक है। लेकिन साथ ही प्रांतों की स्वायत्ता को भी वो बनाए रखना चाहते थे। इसलिए एक और उन्होंने अमेरिकी जो संघात्मक शासन की विशेषता हैं उनका समन्वय उसमें किया। राज्यों को भी अधिकारों से लैस किया है और संविधान की जो शक्तियाँ हैं, संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं, विषय है, उनको 3 भागों में बांटकर और प्रांतों को भी खूब स्थान दिया है। संघ सूची केंद्र के लिए, राज्य सूची राज्यों के लिए, समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों के लिए। लेकिन उसमें कानून में विरोध यदि है तो समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र का कानूनी अभिभाव्य होगा। ऐसी व्यवस्था संविधान निर्माताओं ने की थी। तो संघीय व्यवस्था के सारे लक्षण भारतीय संविधान में विद्यमान है। लिखित संविधान, शक्तियों का बंटवारा, स्वतंत्र न्यायपालिका और ऐसी व्यवस्थाएं की गई। साथ ही भारत का जो संघीय स्वरूप है उसमें एकात्मकता का पुट भी उन्होंने दिया है। इसीलिए भारत को कहा गया है यूनियन ऑफ स्टेट, यानी राज्यों का संघ। पहले अनुच्छेद में कहा गया है राज्यों के यूनियन के रूप में विभाजित किया है और इसमें एकीकृत न्यायपालिका, इकहरी नागरिकता और जो एकात्मकता के जो प्रावधान है, एकीकृत न्यायपालिका, राज्यपाल, एकीकृत निर्वाचन व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाएं, ये ऐसे कुछ पॉइंट है जो भारत के संविधान को एकात्मक स्वरूप देते हैं।
उसी प्रवृत्ति के रूप में हम संसदीय लोकतंत्र को ले सकते हैं कि चूँकि वेस्टमिनिस्टर मॉडल है वो भारत में 1919 से ही और 35 में विशेष रूप से भारतीय इससे अनुभव प्राप्त कर चुके थे और संसदीय परंपराओं के तहत वो शासित और शासन करने का अनुभव भी ले चुके थे। इसलिए संविधान निर्माताओं ने संसदीय शासन प्रणाली को संविधान में प्रमुखता से स्थान दिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदात्मक शासन प्रणाली का अप्रत्यक्ष स्वरूप यहाँ अपनाया गया, चूँकि भारत का जो स्वरूप है वो बहुत विस्तृत है, इसलिए ब्रिटिश मॉडल पर संसदीय व्यवस्था अपनाई गई और इसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका में अटूट संबंध रखा गया। कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से ही होता है और कार्यपालिका अंतिम रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका तभी तक अपना कार्यकाल पूरा कर सकती है जब तक उसका विश्वास विधानसभा या संसद में बना रहे, अन्यथा अविश्वास की स्थिति में कार्यपालिका को त्याग देना पड़ता। इसी प्रकार प्रस्तावना में ही एक स्थान दिया गया है प्रवृत्ति के रूप में भारत का जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कि भारतीय जो संविधान निर्माता थे वो स्पष्ट किया गया है कि जो अंतिम शक्ति है शासन की वो जनता में है, यानी संप्रभु कौन है? भारत की जनता। प्रस्तावना का पहला शब्द ही ये सारी कहानी व्यक्त कर देता है, हम भारत के लोग। ये शब्द ही ये ध्वनित करता है कि संप्रभु शक्ति संविधान में जनता को माना है। हम मेन जनता के प्रतिनिधि, यानी अंतिम रूप से जनता ही प्रभुत्व संपन्न है। इसी प्रकार से एक लोकतांत्रिक गणराज्य शासन की प्रणाली के रूप में लोकतंत्र अपनाया है और गणराज्य घोषित किया है भारत को, यानी देश का संवैधानिक प्रमुख जहाँ पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए वो गणराज्य होता है। इसीलिए तो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जिसमें देश का संवैधानिक प्रमुख अब तक संविधान निर्माण लागू होने से पहले देश का संवैधानिक प्रतिनिधि है वो ब्रिटिश सम्राट था, लेकिन अब भारत का राष्ट्रपति है वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है। तो भारत को संविधान में गणराज्य घोषित किया है कि संवैधानिक नाम मात्र का जो प्रमुख है वो जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि होगा। इसी प्रकार से जो संविधान है उसमें एक प्रवृत्ति देखी जाती है वयस्क मताधिकार और मूल अधिकार, यानी जनता को मत देने का अधिकार, प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, यानी जितने भी जो राजनीतिक अधिकार हैं, वोट देने का, निर्वाचन लड़ने का, सरकार बनाने का, सरकार की आलोचना करने का, ये सब अधिकार है राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं जो कि नागरिकों को प्राप्त है। इसलिए मूल अधिकारों में और व्यवस्था जो की गई है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए की गई है कि व्यक्ति का चतुर्दिक विकास हो। साथ ही वोट देने का जो अधिकार है उसका आधार वयस्क मताधिकार रखा गया है, यानी वोट देने में सभी प्रकार के अतार्किक भेदभावों को मिटा दिया गया है और केवल आयु सीमा के आधार पर ही कोई व्यक्ति वोट देने का अधिकारी हो जाता है, जो कि संविधान में रखी गई है 18 वर्ष। 18 वर्ष का होने पर कोई भी व्यक्ति वोट देने का अधिकार ग्रहण कर लेता है जो भारतीय नागरिक है। तो उसके लिए जाति, धर्म, संपत्ति आदि जो अतार्किक भेदभाव है उसकी योग्यता आवश्यक नहीं है। दूसरा, भारतीय जनता है उसको नागरिक अधिकारों के रूप में
अनुच्छेद 12 से लेकर और 32 तक मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है, जिससे व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं उनको दूर करके और वो अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सके, इसके लिए विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं और समानताओं की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। और हृदयनाथ कुंजरू है, उसने भी इस दिशा में धीरे धीरे कदम बढ़ाना उचित समझते हैं, इसलिए यश मताधिकार का सिद्धांत है, साथ ही नागरिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, उन सबको सम्मिलित करने की बात उन्होंने कही है। साथ ही नागरिक जो मूल अधिकार है उनको बाध्ययोग्य बनाया गया है, यानी आपके अधिकारों का उल्लंघन होने पर आप न्यायालय का शरण ले सकते हो। और इसका एक बहुत लंबा इतिहास है कि विभिन्न स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए न्यायालय और संसद में लंबी लड़ाई चली है या कई संघर्ष चला है। भारतीय संविधान की एक प्रवृत्ति और है नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था। संविधान में नीति निर्देशक तत्व है और वो अबाध्य योग्य है, यानी उनकी स्थापना के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति न्यायालय की शरण नहीं ले सकता। लेकिन ये शासन का उद्देश्य, शासन के जो लक्ष्य है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, इसलिए शासन के लिए ये निर्देशक रहेंगे। कोई भी नीति निर्माता या नीति को अडॉप्ट करने के लिए यदि कहीं पर भी मार्ग दिखाना हो या अनुसरण करना हो तो नीति निर्देशक तत्व है, उसमें रास्ता दिखाएंगे। शासन का यह उद्देश्य सर्वांगीण स्वतंत्रता और समानता है, उसे प्राप्त करने के लिए आर्थिक राजनीतिक लोकतंत्र है, उसकी स्थापना जरूरी है। तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के रूप में नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में विद्यमान 36 से लेकर 51 तक उनका उल्लेख है। इसी प्रकार से एक प्रवृत्ति के रूप में संविधान में विभिन्न वर्गों को संरक्षण, राजनीतिक रूप से 10 साल के लिए जो राजनीतिक आरक्षण दिया गया था उसका प्रावधान है। विधानसभाओं में और संसद में ST 80 के लिए स्थान सुरक्षित है। अल्पसंख्यकों के लिए भी विशेष प्रावधान भारतीय संविधान में है, मूल अधिकारों में भी वो देख सकते हैं हम। और साथ ही महिलाओं के लिए विशेषकर 73वें 74वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। पंथ निरपेक्षता, इसमें संविधान संशोधन से पहले ये शब्द धर्मनिरपेक्षता था, लेकिन उसको परिवर्तित करके 1976 में पंथ निरपेक्षता कर दिया गया। इसका अर्थ है सर्वधर्म समभाव। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्षता से बड़ी चीज़ है पंथ निरपेक्षता। धर्म में एक सेक्शन विशेष की बात आती है, लेकिन पंथ में बहुत सारे मत हैं वो सम्मिलित हो जाते हैं। साथ ही इसमें जो विभिन्न विश्वास है, विभिन्न मत हैं, उन सबको सम्मिलित रूप से शामिल किया जाता है। भारत के संविधान का जो स्वरूप है वो पंथ निरपेक्ष रूप में रखा गया है कि राज्य अपने कार्यों को करते समय किसी धर्म, जाति, वर्ग, स्थान या राज्य के कार्यों का आधार ये नहीं रहेगा और कानून का समान रूप से संरक्षण सभी को प्राप्त होगा। राज्य धर्म या पंथ के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकारों की व्यवस्था भी एक प्रवृत्ति अंतर्निहित संविधान की रही है। देश का जो संवैधानिक स्वरूप है वो संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन एकात्मक के रूप में ये प्रवृत्ति भारतीय संविधान में अंतर्निहित की गई कि संकट काल में यदि देश के सामने संकट का कोई कारण बनता है, युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह की स्थिति है या वित्तीय आपात की स्थिति है, तो इसके लिए प्रावधान किए गए हैं
352, 356 और 360। 352 में राष्ट्रीय आपात है, 356 में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था, 360 में वित्तीय आपात का प्रावधान है, जिसमें देश की जो शासन व्यवस्था है वो संघात्मक से एकात्मक में परिवर्तित हो जाती है और देश की एकता, चूँकि संविधान निर्माताओं के सामने देश की रक्षा सबसे प्रमुख लक्ष्य था, इसके लिए ये प्रावधान विशेष रूप से सम्मिलित किए गए हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका की प्रवृत्ति भारतीय संविधान में अंतर्निहित की गई है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के साथ में सरकार का तीसरा अंग है न्यायपालिका, लेकिन न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है जो राजनीतिक कार्यपालिका है और व्यवस्थापिका है उससे। यदि संविधान की व्याख्या का, अधिकारों की रक्षा का कई प्रश्न उपस्थित होता है, उसके लिए न्यायपालिका अंतिम आश्रय है, अंतिम व्याख्याकार है। संविधान की रक्षा और उसकी व्याख्या का जो दायित्व है वो न्यायपालिका पर है। इसके लिए न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे प्रावधान संविधान में किए गए हैं। यद्यपि भारत जो स्टेट है उसके भीतर दूसरा स्टेट अमेरिका की तरह न्यायपालिका को संविधान में नहीं बनाया गया है, लेकिन न्यायपालिका को संविधान का एक शक्तिशाली अंग बना के रखा गया है, जिससे यदि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, लोकतंत्र और मूल संविधान की जो संरचना है उसको हानि पहुंचाए तो बेशक न्यायपालिका ऐसा करने से उन्हें रोक सकती है। स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। पंचायती राज की अवधारणा 1900 जो संविधान का अनुच्छेद 40 उसमें ये प्रावधान रखा गया कि गांधी जी के जो ग्राम स्वराज्य है या गांधी जी का जो आदर्श है उनकी स्थापना के लिए ग्राम पंचायत ही शासन का आधार रहेंगे, इसके लिए वो नीति निर्देशक तत्वों में उसको स्थान दिया गया है। बाद में 73वें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यद्यपि 1958 से जो बलवंतराय मेहता समिति है उसकी सिफारिशों को लागू करके पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया, लेकिन 73वें 74वें संविधान संशोधन से उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसी प्रकार से वैश्विक शांति के लिए प्रतिबद्धता भारतीय संविधान में जो नीतिनिर्देशक तत्व है उनमें और स्थापित किया गया है कि विश्व शांति के लिए जो पंचशील के सिद्धांत है उनको भारतीय संविधान मानेगा। साथ ही संविधान निर्माताओं ने सुव्यवस्थित विकास और रचनात्मक शांति के वातावरण के लिए संविधान निर्माताओं ने ये लक्ष्य इसमें रखा है। इस प्रकार से जो भारत का संविधान है वो विभिन्न जो अवधारणाएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, उसमें अंतर्निहित रूप से हमें देखने को मिलती है और हम कह सकते हैं कि संविधान में पूर्व और पश्चिम का या विश्व के अच्छे संविधानों का और भारतीयता का उसमें समन्वय किया गया है। ये कोई उधार का संविधान नहीं है, बल्कि विश्व के सभी संविधानों की जो अच्छी विशेषताएं हैं उनको भारतीयता के रंग में रंग कर भारतीय संविधान में निहित किया गया है। धन्यवाद।